इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी रखता था। वो खुद को बाकियों से बेहतर समझता था। Absolutely not. अल्ताफ हुसैन में साइकाट्रिस्ट ने बाइपोलर मेंटल हेल्थ डिजीज को डायग्नोस किया था। वो सुबह खुश होता था तो रात को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था। पता नहीं पाकिस्तान में लोग जाग भी रहे हैं, मेरे साथी यकीनन जाग रहे होंगे मेरे प्यारे। किस बात का हम जश्न मना रहे हैं? गोल्डन जुबली। गलत। सद्दाम हुसैन मेंटली इतना इनसिक्योर था कि उसने अपने दामाद को स्ट्रीट्स में एक बार घसीटा था, सिर्फ इस शक की बिना पर कि उसको लगता था वो उससे रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। जनरल जिया, भुट्टो, इन सब में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर डायग्नोस हुआ था। ये मानना मुश्किल लग रहा है, नहीं, लेकिन ये सब बिल्कुल हकीकत है। हम मेंटल हेल्थ को बहुत लाइट लेते हैं ना। ज़्यादातर वो तमाम पर्सनैलिटीज़ जिन्हें हम अडोर करते हैं, फॉलो करते हैं, डेली बेसिस पर देखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इनसिक्योर या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के हामिल होते हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च और स्टैट्स बता रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे और हो सकता है कि आप भी इन मेंटल क्राइसिस का शिकार हों और वो भी ना जानते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। जावेद इकबाल, इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कभी न्यूज़ में, कभी सोशल मीडिया पे, और एक इस पे फिल्म भी आई थी। जावेद इकबाल, जिसको नहीं पता, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीरियल किलर था। एक दिन जावेद इकबाल पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने 100 से ज़्यादा बच्चों को अगवा किया, उनके साथ ज़्यादती की और उन्हें मार दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि पुलिस ने कभी मुझे संजीदा ही नहीं लिया और मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए 100 बच्चों को मारने के बाद आज मैं खुद पुलिस को ये सब बता रहा हूँ। ये बहुत हॉरिफिक केस था और पाकिस्तान का मीडिया ये सुनकर हिल गया था। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों? क्या ये दिमागी तौर पर पागल तो नहीं था? लेकिन इस सवाल का कोई पक्का जवाब हमें आज तक नहीं दिया गया, ना उन बच्चों के वालिदैन को दिया गया जिनके साथ ये ज्यादती हुई थी। लेकिन इसका जवाब इस वीडियो में आज मैं डिकोड करूंगा। लेकिन इससे पहले ये समझ लेना चाहिए कि मेंटल हेल्थ सिर्फ सीरियल किलर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अच्छे अच्छे कामयाब लोग इसका शिकार हैं। 28 नवंबर 2023 को पाकिस्तान का एक यंग और टैलेंटेड सीएसपी ऑफिसर बिलाल पाशा, जो बन्नू कंटेनमेंट बोर्ड का उस वक्त सीईओ भी था, अपने घर में मरा हुआ मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके सर पे गन शॉट का वुंड था और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ये सजेस्ट करती है कि ये एक सुसाइड थी। कहते हैं कि बिलाल पाशा पर वो काम करने का प्रेशर था हाई अथॉरिटीज के थ्रू जो उसकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। सिस्टम की डिमांड्स और करप्ट प्रैक्टिसेस को मना करने की वजह से वो लगातार मेंटल स्ट्रेस का शिकार था। इस कांस्टेंट प्रेशर ने उसकी मेंटल हेल्थ को इस हद तक डैमेज कर दिया था कि आखिर उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला ले लिया। अब यहाँ सोच ये आती है कि एक सीएसपी ऑफिसर जिसके आगे पीछे नौकर हो, स्टेबल इनकम सोर्स हो और साथ में अथॉरिटी और इज्जत भी हो, इन शॉर्ट देखा जाए तो उसके पास सब कुछ होता है। पाकिस्तान के लाखों नौजवानों का ख्वाब होता है कि एक सीएसपी ऑफिसर बना जाए, क्योंकि सबको लगता है कि उसके बाद तो लाइफ बिल्कुल सेट है। फिर आखिर ऐसी कंडीशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज आखिर हो कैसे सकते हैं? सिर्फ बिलाल पाशा नहीं, और भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें सीएसपी ऑफिसर्स ने सुसाइड की स्ट्रेस ओवरलोड होने की वजह से, जैसे कि एसपी अबरार हुसैन, जिसने खुद को गोली मार ली थी, अपनी जान ले ली थी। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि जब कोई इंसान ज़्यादा खामोश रहने लगता या ज़्यादा गुस्सा करने लगता या कभी यकदम से खुश हो जाता और फिर एकदम से रोने लगता, तो लोगों का एस्टिमेट ये होता था कि इस पर कोई साया आ गया है या ये कोई पागल वागल हो गया है। उस वक्त जहनी मसाइल को, बीमारी को बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं जाता था। इलाज के लिए सबसे पहले या तो गली मोहल्ले के कोई दम करने वाले के पास जाया जाता था या किसी कोई पीर वगैरह के पास जाया जाता था, और फिर अगर उनसे भी इलाज ना होता तो उस शख्स को किसी ऐसे आदमी के पास ले जाया जाता था जो कि काला जादू वगैरह का तोड़ करता था। खैर, बच्चों को ज़्यादा रोना या फिर घबराहट महसूस होना उस वक्त आम बात समझी जाती थी। शादी के बाद अगर कोई लड़की ज़्यादा सोए या खुद में रहने लगे तो कह दिया जाता था कि शायद वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, और अगर कोई मर्द हर रोज़ काम से आके चुप रहता तो लोग कह देते थे कि ये या तो नशे का आदी हो चुका है या इसका घर में अब दिल नहीं लगता। अब यहाँ होता यह है कि जब आपको किसी बाबा पीर के पास ले जाया जाता है, अगर मैं सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में कहूँ, किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास ले जाया जाता है किसी बीमारी का हल करवाने के लिए, तो जो कि हम डीप इनसाइड हैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल, चाहे सामने से शो ना कराएं और ऊपर ऊपर से चाहे कितने ही अंग्रेज बने फिरते हों, तो होता यूँ है कि वो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस अफेक्शन जो हम में कूट कूट कर भरा हुआ है, उसकी वजह से जब वो स्पिरिचुअल हीलर कुछ कलामात कहता है, रिलीजियस वगैरह पढ़ता है और हम पर फूंक देता है, तो उससे हम मेंटली एक रिलीफ महसूस करते हैं कि बस इन रिलीजियस कलामात से अब हम बिल्कुल सेट हैं। आपका माइंड उस वक्त कुछ देर के लिए रिलीफ महसूस करता है और आपका रिलीजियस अफेक्शन की वजह से होता है ये सब। फिर यूं आपका माइंड डेवलप होने लग जाता है कि कैसे स्पिरिचुअल हीलर के पास जाके मैं बेहतर महसूस करता हूँ, बार बार आप उसके पास जाने भी लग जाते हैं और आपका बिलीफ और ज़्यादा पक्का भी होने लग जाता है। लेकिन आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होती, बल्कि वो कुछ देर के लिए गायब हो जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। अगर डिप्रेशन के बारे में बात करें कि ये आखिर है क्या और ये होता कैसे है,
तो डिप्रेशन सिर्फ उदासी का कोई दूसरा नाम नहीं है। कहते हैं ना कि आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं उदास महसूस कर रहा हूँ। लेकिन डिप्रेशन एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल बदल देती है। अगर बात करें कि ये किसी इंसान को अफेक्ट कैसे करती है, तो ये किसी भी इंसान पर तब अफेक्ट करती है जब उसकी लाइफ में कोई बहुत बुरा फेज़ चल रहा होता है, यानी कुछ भी ठीक नहीं होता। अब ये फेज़ रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, फाइनेंसिस के वीक होने के हवाले से भी हो सकता है, यानी कि एक डिसअपॉइंटमेंट का जो एक फ़ेज़ आता है उसमें हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हर इंसान का जो स्ट्रेस लेने की एक लिमिट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की ये लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस इतना होता है कि वो आदी हो जाते हैं और उनकी ये लिमिट बढ़ती जाती है और वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेते हैं। जबकि कुछ लोगों का स्ट्रेस लेने की जो लिमिट है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जब ये लिमिट क्रॉस करती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन आपकी एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुशी सब कुछ ख़त्म कर देती है या बहुत कम कर देती है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर लोग जब बैठे होते हैं नॉर्मली, तो कोई अपनी टांग हिला रहा होता है, कोई अपने नेल्स वगैरह बाइट कर रहा होता है, तो कुछ अपने बालों के साथ खेल रहे होते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि इनको एनजाइटी हो रही है। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर एनजाइटी इन रियल है क्या? एनजाइटी कोई थोड़ा सा घबराना या बेचैन महसूस करना या थोड़ी बहुत टेंशन ले लेना, सिर्फ इनसे एसोसिएट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी हालत है जहाँ आपका दिमाग आपको ये सिग्नल देता रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, चाहे कोई ऐसी बुरी होने वाली बात हो भी ना। कुछ केसेस में इसका इस बुरा होने वाले सिग्नल से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग कर करके ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग में कुछ ना भी चल रहा हो तो भी ये सब कुछ ऐसा चला देता है। अक्सर एक्सट्रीम केसेस में आपका दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस आपकी तेज़ हो जाती है और दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, लूप पे लगा देता है। छोटी सी मीटिंग, एग्ज़ाम या किसी से मिलना भी हो तो आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अक्सर लोग जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तब भी उनको एंजाइटी फेस करनी पड़ती है। एंजाइटी हमारी बॉडी के फ्लाइट सिस्टम को ओवरड्राइव पर ले जाता है, जिसकी वजह से हम रिलैक्स नहीं हो पाते। ये हालत सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करती है। स्टार्ट में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, नार्सिसिस्ट। ये भी एक मेंटल हेल्थ बीमारी है। इसमें होता यह है कि जब कोई इंसान खुद को बाकियों से ज़्यादा समझदार और बेहतर समझे और अपने गोल्स पूरे करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए जिसमें दूसरों का नुकसान भी हो सकता है, साथ ही उसमें सेल्फ ईगो की भरमार हो। बहुत से लोगों को ये ट्रेट पसंद आता है। नार्सिसिस्ट शख्स मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी। मर्द के हवाले से ये ट्रेट सिग्मा मेल टाइप वाइब्स देता है, इसलिए अक्सर लोग इसको एडमायर करते हैं और ऐसे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। इलॉन मस्क, शाहरुख खान, आसिफ अली जरदारी, इनमें ये ट्रेट्स पाए जाते हैं। और अगर कोई औरत नार्सिसिस्ट होती है तो उसको पसंद होता है मर्दों को अपने पीछे लगा के रखना और ख़ुद को सुपीरियर समझना। अब अगर बाइपोलर की बात करें तो ये मूड रिलेटेड डिसऑर्डर है। आपने सुना होगा कि इस शख्स के बहुत सीवियर मूड स्विंग्स हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में यही होता है कि कभी कोई इंसान बहुत अच्छे मूड में होता है, हैप्पी, तो कभी यकदम से गुस्से वाले मूड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक तो ये नॉर्मली लग रहा होगा, राइट, कि मूड स्विंग तो सबके होते हैं, लेकिन बाइपोलर में ये एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन के केस में अक्सर स्पीचेस आपने सुनी होगी जिसमें वो कह रहा होता है एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, बच्चों को कह रहा होता है। और अक्सर उसकी स्पीचेस ऐसी होती हैं जिसमें वो गालियाँ देने लग जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करता बल्कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होने की वजह से करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बड़ा खौफनाक केस हमारे सामने आता है जिसमें पाकिस्तान बेस्ड एक इन्फ्लुएंस स्लैश मॉडल वो एक स्टेटस लगाती है जिसमें गालिबन एक रैबिट यानी कि खरगोश मरा हुआ होता है और उस रैबिट की बॉडी के अराउंड उसी का खून होता है। उस तस्वीर को देखकर बहुत से लोग उसको मैसेजेस करते हैं और उसे कहते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ, जिसमें वो ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि उसने इस रैबिट को यानी कि जो उसका पेट है उसने इसको खुद मारा है। और साथ में वो ये भी कहती है उसके पास और भी बहुत से पेट्स हैं जिसकी वो तस्वीरें वगैरह भी लगाती है और कहती है कि ये सारे मुझसे ले लो वरना मैं इन सब को भी मार दूंगी। जब पता चला कि वो ऐसा क्यों करती है तो मालूम हुआ कि उसमें बाइपोलर और नार्सिसिस्टिक दोनों बिहेवियर डायग्नोज हुए हैं। इसी तरह पर्सनैलिटी शिफ्ट के हवाले से भी एक मेंटल बीमारी है जिसे कहते हैं DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें होता यह है कि एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अब ये वो बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हम सब फेस करते हैं या फेस करते आए हैं और हम इन्हें कुछ समझते ही नहीं हैं। कुछ लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो इनको ईजिली टैकल कर लेते हैं, इनको टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन आजकल लोग मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और डिप्रेशन और स्ट्रेस में घिरे रहते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता। अगर हमें शुरू से इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता, बताया जाता तो शायद हम सब बेहतर होते। अब यहाँ वापस आते हैं जावेद इकबाल के केस पर। जावेद इकबाल को जब पुलिस ने पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया तो पुलिस को खुद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा इतना घिनौना काम करने के बाद इतना सेटिस्फाइड और काम कैसे हो सकता है। वो पुलिस के तमाम सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे रहा था और उसका जो बिहेवियर था वो बहुत रिलैक्स था। लेकिन ये जब जानते हुए कि उसको मौत की सज़ा होने वाली है वो इतना रिलैक्स आखिर था कैसे।
जावेद इकबाल के इतना रिलैक्स और सेटिस्फाइड होने की रीज़न उसकी जवानी से नहीं बल्कि उसके बचपन से जुड़ी है। जावेद इकबाल का बचपन आम बच्चे जैसा बिल्कुल था ही नहीं। जब मैंने इस केस पर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि जावेद इकबाल बचपन में एक बहुत ही शर्मीला और सहमा सहमा सा बच्चा हुआ करता था, जिसकी वजह से स्कूल में इसके साथ बहुत से तेज़ बच्चे जो थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, इसको छेड़ते थे, तंग करते थे और कभी कभी तो मामलात मारपीट पर भी आ जाते थे। इन शॉर्ट इसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। क्योंकि जावेद एक शर्मीला और डरपोक बच्चा था इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाता था। इसको दोस्त बनाने में भी बहुत मुश्किल होती थी। ये इसका एक ट्रॉमा बन गया था और ये सोशली डिस्टिंक्ट हो गया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसकी फैमिली लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर से इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था और इसकी मदर जो है वो इसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करती थी, ये भी सुनने में आया है। अब ये दोनों मामलात एक बच्चे की जहन साजी करते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और ट्रबल चाइल्डहुड को हैंडल कर लेते हैं बड़े होके और कुछ इसको हैंडल नहीं कर पाते। जावेद इकबाल इसको हैंडल नहीं कर पाया और इस ट्रॉमे से निपटने के लिए वो बच्चों के साथ ये सब करता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट ताल्लुक किसी इंसान के बचपन से ही जुड़ा होता है। अगर उसके घर का माहौल अच्छा रहा हो, पॉजिटिव रहा हो, तो चांसेस हैं कि वो बड़ा होकर एक पॉजिटिव इंसान बनेगा। लेकिन अगर उसके घर का माहौल नेगेटिव रहा तो फिर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम्स होंगे। आपने देखा होगा अक्सर ये अपने आसपास कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, हर मामले में उनको रोकते टोकते हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं करने देते। अगर एक गिलास भी उस बच्चे से टूट जाए तो उसको डांट देते हैं। अक्सर वालिदैन तो सबके सामने यानी कि बाहर के लोगों के सामने अपने बच्चे को डांटना, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं किसी छोटी सी बात पे और यहाँ से शुरुआत होती है उनकी सेल्फ स्टीम के गिरने की। बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है और ख़ुद को इन्फीरियर समझना शुरू कर देता है। लेकिन अक्सर इसका इफेक्ट ऑपोजिट भी होता है। अक्सर बच्चे जो ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में रहते हैं वो बागी हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेते हैं। यानी कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस की शुरुआत हमारे घरों से बचपन में ही होना शुरू हो जाती है, जिसका इफेक्ट हम बड़ा होकर फेस करते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 100 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो कि जहनी मसाइल का शिकार हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह। और दुनिया भर में सिर्फ डिप्रेशन ही 100 में से 4 लोगों को होती है। यानी पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में से है जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान बेस्ड आगा खान यूनिवर्सिटी ने 2005 में मेंटल हेल्थ क्राइसिस पे एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कुछ इलाकों में डिप्रेशन की जो रेशो है वो 83% तक है। लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और याद रहे कि ये सर्वे 2005 में किया गया था, यानी कि आज से 20 साल पहले। इसी तरह नेशनल साइकाट्रिक इंस्टीट्यूशन के एक सर्वे से मालूम हुआ कि 31.6% पाकिस्तानी एडल्ट्स को कोई ना कोई साइकाट्रिक कंडीशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाइपोलर, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस और मूड डिसऑर्डर्स शामिल हैं। और आज के दौर में रफली 1 in 3 पाकिस्तानीज किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि जब 85 to 90% पाकिस्तानीज मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रहे हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते, जिसकी वजह से सुसाइड के केसेस की ये हालत है कि हर रोज एस्टिमेटेड 15 से 35 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सुसाइड का मेंटल हेल्थ से आखिर क्या ताल्लुक है, लेकिन सुसाइड का मेंटल हेल्थ से ही तो ताल्लुक है, वरना इंसान कोई अपनी सोबर मेंटालिटी में अपनी जान कैसे ले सकता है। इट्स अनइमेजिनेबल फॉर अ सेन माइंड। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात करें तो इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। 2023 में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनसे स्टडी से रिलेटेड फैमिली का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अगर यहाँ कुछ मेजर ट्रिगर्स की बात करें जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनमें टॉप पर आता है लोनलीनेस। यस, अकेलापन। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है वैसे वैसे लोग अकेले भी होते जा रहे हैं। न्यू रिलेशंस लोग बना नहीं पा रहे और जो बने हुए हैं उनको निभा नहीं पा रहे। लोग मतलब की रिलेशंस को प्रायोरिटी देने लगे हैं, जिसकी वजह से रियल कनेक्शंस उनके बन नहीं पा रहे और इवेंचुअली वो लोनली महसूस करने लगते हैं। सब अपनी प्रॉब्लम्स बताना, समझाना और इम्पोज करना चाहते हैं और दूसरों की सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। लोनलीनेस के बाद आता है एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन के लूप में डाल देता है। सोशल मीडिया पे सब प्यारे हैं और कामयाब हैं, सब फेक करते हैं ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से एक ना ख़त्म होने वाला कंपटीशन शुरू हो जाता है। जब आप दूसरों की लाइफ देखते हैं कि वो इतनी अमेजिंग है और आपकी लाइफ उनके क्लोज भी नहीं है, इसकी वजह से आप इन्फीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देता है। वीक रिलेशनशिप्स भी एक बड़ी वजह है मेंटल हेल्थ क्राइसिस का शिकार होने की। रिलेशनशिप्स तो आजकल बहुत इनसिग्निफिकेंट यानी कि वीक हो चुके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स में अब कॉम्प्रोमाइज़ लोग नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह यह है कि लोगों को अब ऑप्शंस अपने अराउंड बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, इसलिए वो अपने पार्टनर्स को कॉन्स्टेंट कंपैरिजन्स में रखते हैं बाकी लोगों के साथ। साइकोलॉजी कहती है कि ज़्यादा पार्टनर्स चेंज करने की वजह से आप किसी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाते।
पाते, और अगर आपका माइंड किसी एक इंसान के साथ प्रॉपरली कनेक्ट ना कर पाए तो आप एक कन्फ्यूजन की स्टेट में चले जाते हैं, जो इवेंचुअली आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसी तरह पाकिस्तान में बच्चों को बैड पेरेंटिंग फेस करनी पड़ती है, टीनेज में कन्फ्यूजन को फेस करना पड़ता है, जवानी में करियर प्रेशर, शादी प्रेशर और फिर पैसे कमाने के साथ साथ सेटल होने का प्रेशर आ जाता है। ये सब आपको एक इन्फिनाइट लूप ऑफ स्ट्रेस में रखता है। कुछ लोग इसको बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इससे आवाज़ार हो जाते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट हो जाती है। पाकिस्तान में अगर कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको बिल्कुल डिनाई करो, यानी कि मानो ही नहीं कि मुझे मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ ऐसे स्टिग्मास कल्चरल जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से लोग शर्म महसूस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई या तुम्हारा शोहर पागल हो गया है या तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है। लेकिन इस डिनाइल से कुछ होता नहीं और ये बहुत अननेसेसरी है, क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम है वो क्लोज डोर्स के बिहाइंड बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को इस कदर अनसीरियस लिया जाता है कि अगर रेशो निकाली जाए तो 6 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट मौजूद है। टोटल पाकिस्तान में साइकाइट्रिस्ट की तादाद 1000 के अराउंड है। नाउ यू कैन इमेजिन। ज़्यादातर हमारे यहाँ हर मामले को रिलीजियस टच भी दे दिया जाता है और मेंटल हेल्थ के साथ भी यही किया जाता है। आपने भी सुना होगा ज़्यादातर अपने बड़ों से कि जब आप उनको बताएं कि यार मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे डिप्रेशन वगैरह हो रहा है या मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो वो कहेंगे कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, बिल्कुल सेट हो जाओगे। हो सकता है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन लॉजिकली मैं ये बताता जाऊं कि मेंटल हेल्थ सिकनेस सेम उसी तरह की एक बीमारी है जैसे कि कोई आपको फिजिकल बीमारी होती है। मिसाल के तौर पे आपको फ्लू हो जाता है, तब आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है चेक करवाने के लिए, एंटीबायोटिक दी जाती है। आपको ये नहीं कहा जाता कि कुरान पढ़ो या नमाज़ पढ़ो और आप बिल्कुल सेट हो जाओगे। यानी वो चीज़ें जो बज़ाहिर दिख रही होती हैं वो मसला है, लेकिन वो चीज़ें जो बज़ाहिर दिख नहीं रही होती, जैसे कि डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह, वो कोई मसला ही नहीं है, वो कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन किसी भी इंसान के बिहेवियर से मेंटल हेल्थ इश्यूज बिल्कुल दिख जाते हैं। वो फिजिकल नहीं है क्या? ना हमें स्कूल्स में इसके बारे में बताया जाता है, ना ही मदरसों में, मस्जिदों में इसके बारे में समझाया जाता है। रोज़ बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। हर हफ्ते जुम्मा पढ़ने जाते हैं लेकिन इस पर रोशनी नहीं डाली जाती। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, हम लोग डेली बेसिस पर इसको फेस करते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ क्राइसिस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस सर्कल को तोड़ सकें जो कि जनरेशन से चलता आ रहा है। जैसे मेंटल हेल्थ को कुछ समझा ही नहीं जाता, और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इस मेंटल हेल्थ के इशू को कंट्रोल में ला सकें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन आई होप यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर।